तो हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जो कि हम मंथ ऑफ द मे मंथ से स्टार्ट करेंगे। इट विल इंक्लूड द करंट अफेयर्स बिटवीन 4th to 10th of May. It will be important for your upcoming 72nd BPSC एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। सो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, आई विल कवरिंग ऑल द न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, all the newspaper which are important for BPSC and UPSC examination. I'll be covering the Hindu, Indian Express, Times of India articles. Then I will be also covering Hindustan Times, and for regional news like Bihar special news, I'll be covering Dainik Bhaskar Patna edition and Hindustan Patna edition. So let's get started. चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू ये रिगार्डिंग लोक अदालत है। एक अभी न्यूज आया, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक न्यूज रिगार्डिंग ई चालान के रिगार्डिंग जो वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की, उसमें टू क्लियर दीज ई चालान्स दिस ड्यूटी हैज बीन गिवन टू द नेशनल लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत को ये लोक अदालत को ये वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट स्कीम के तहत सारे ई चालान्स को सेटल करने का जिम्मा दिया गया है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम एक एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली दीज सबऑर्डिनेट कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, बिकॉज आपने जैसा देखा होगा, इफ यू हैव गिवन एग्जाम और इफ यू हैव सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, आई थिंक 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट ग्राम न्यायालय किसके रिकमेंडेशंस पे बने हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोक अदालत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ई चालान, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो वन टाइम ट्रैफिक चालान जो सेटलमेंट स्कीम है, उसका सारा जिम्मा, उसको सेटलमेंट का सारा जिम्मा लोक अदालत को दिया गया है। चलिए इसके रिगार्डिंग हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा लोक अदालत है क्या, ये कैसे वर्क करता है। सो द क्वेश्चन इज, with reference to Lok Adalat in India, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट है, लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। दूसरा स्टेटमेंट है, अवार्ड्स पास्ड बाय द लोक अदालत आर फाइनल एंड बाइंडिंग। तीसरा स्टेटमेंट है, लोक अदालत अवार्ड्स हैव द स्टेटस ऑफ अ सिविल कोर्ट डिक्री। और चौथा स्टेटमेंट है, अपील्स कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द लोक अदालत अवार्ड्स एज अ मैटर ऑफ राइट। चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस आर, ए है 1, 2 and 3 ओनली, बी ऑप्शन है आपका 1 and 4 ओनली, सी ऑप्शन है 2, 3 and 4 ओनली, एंड डी ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1, 2 and 3 ओनली। तो लोक अदालत होते क्या है? लोक अदालत बेसिकली आर पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत और पीपल्स कोर्ट, यहाँ जो भी मामले हैं वो जज, लॉयर एंड द पार्टीज मिलकर सेटल करते हैं। और ये बेसिकली छोटे डिस्प्यूट्स लाइक ट्रैफिक चालान्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड बैंक लोन रिलेटेड एक्स्ट्रा डिस्प्यूट को सॉल्व करने के पर्पज से काम आता है। ये बहुत स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है। और इसकी एक और खासियत है, ये जो पार्टीज हैं उनकी सहमति से इनका जजमेंट दिया जाता है, और उस जजमेंट को हम अवार्ड कहते हैं। द जजमेंट गिवन बाय लोक अदालत इज कॉल्ड अवार्ड, नॉट अवार्ड्स, इट्स कॉल्ड अवार्ड। और ये अवार्ड किसी भी कोर्ट में हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपसी सहमति से ये अवार्ड दिया जाता है। इसका जो डिक्री है, इसका जो ऑर्डर है, जो अवार्ड है, वो फाइनल होता है, अल्टीमेट होता है,
इसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे। लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अवार्ड पास्ड बाय लोक अदालत आर फाइनल एंड बाइंडिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज लोक अदालत अवार्ड्स हैव द स्टेटस ऑफ अ सिविल कोर्ट डिग्री, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके जो भी ऑर्डर्स है वो सिविल कोर्ट के डिग्री के पार रखा जाता है। और द फोर्थ स्टेटमेंट इज अपील्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट लोक अदालत अवार्ड्स एज अ मैटर ऑफ राइट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज मैंने अभी समझाया है दोनों के कंसेंट से इसको के अवार्ड दिया जाता है, पार्टीज के कंसेंट से दिया जाता है। सो ये इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इट कांट बी चैलेंज्ड, इट कांट बी चैलेंज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लोक अदालत के बारे में एक बात याद रखिएगा, लोक अदालत इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज बेस्ड फास्ट जस्टिस सिस्टम, जहां सेटलमेंट अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग। जो जजमेंट है, जो अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग, मानना ही पड़ेगा। सो ये ई चालान के रिगार्डिंग लोक अदालत को नेशनल लोक अदालत को ये ड्यूटी दी गई थी कि ई चालान के रिगार्डिंग जितने भी पिटिशंस हैं उनको जल्द से जल्द उनका निराकरण किया जाए। हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इट्स रिगार्डिंग शांति एक्ट, इट्स रिगार्डिंग सिविल न्यूक्लियर सेक्टर पार्टिसिपेशन of private players, participation of private players in civil nuclear sector. Regarding this, uh, US wants to invest in this after the promulgation of this act. US companies want to invest in India's civil nuclear sector. तो इसके रिगार्डिंग हम MCQ देख लेते हैं। With reference to the Shanti Act, consider the following statement. It paved the way for private players to enter the civil nuclear power sector. It gave statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board. Third statement है, it completely removed central government control over all nuclear activities. इसके ऑप्शंस है 1 and 2 only A, B 2 and 3 only, ऑप्शन C है 1 and 3 only, एंड इसका ऑप्शन D है 1, 2 and 3. तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 ओनली। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। शांति एक्ट बेसिकली है क्या? शांति एक्ट इज बेसिकली सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में गवर्नमेंट सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन। इट डजंट मीन कि ये fully 100% you can participate. Government of India has control in the critical areas such as यूरेनियम एनरिचमेंट की जब बात आती है तो ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा। स्पेंट फ्यूल की बात जहां आए वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेंगे। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, एक्टिव वेस्ट वो देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन हैवी वाटर डिस्पोजिशन जो होता है, हैवी वाटर के रिगार्डिंग ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब मैटर्स में ये प्राइवेट प्लेयर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ये एक्ट इंडिया के सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए है। इस एक्ट के थ्रू प्राइवेट कंपनीज जो है वो सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंट्री पा सकते हैं। देन it now even become then Shanti is you can see Shanti Act is important because it concerns India's civil nuclear power sector. It allows greater scope for private sector participation in civil nuclear energy. The act gives statutory, ये point बहुत important है, the act gives statutory recognition to
एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड. सो और ये मैंने बता ही दिया, जैसे सेंसिटिव एरिया रिमेन्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल. तो वो क्रिटिकल सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से हैं? यूरेनियम एनरिचमेंट, देन स्पेंट फ्यूल, रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव वेस्ट के का डिस्पोजल कैसे होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा. ऑन एंड हैवी वाटर के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी. So इसका के options, it paved the way for private players. Of course, it's correct. It gave statutory status to Atomic Energy Regulatory Board. AERB है क्या? AERB basically Atomic Energy Regulatory Board जो है, ये it looks after nuclear safety, and regulation को ये देखता है, regulations को ये देखता है. न्यूक्लियर सेफ्टी इंश्योर करता है AERB. सो दिस एक्ट गिव्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू AERB. और एंड ये थर्ड स्टेटमेंट है, इट कंप्लीटली रिमूव सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, जो कि एकदम गलत स्टेटमेंट. जैसे मैंने बताया, जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उनका ध्यान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रसार भारती. प्रसार भारती recently, Prasar Bharati appointed a new chairman. So options are Navneet Kumar Sehgal, then Ashwini Vaishnav. The second option is Prasoon Joshi, third option is Ashwini Vaishnav, and the fourth option is Suman Bedi. प्रसार भारती है क्या? प्रसार भारती is basically public service broadcaster, India's public service broadcaster, India's public service broadcaster. इनके ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स है दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो. सो who has been recently appointed as the chairman of Prasar Bharati? The correct answer is Prasoon Joshi. Prasoon Joshi has been appointed as the chairman of the Prasar Bharati. And what is Prasar Bharati? Prasar Bharati is India's public service broadcaster. और इनके ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स क्या है? दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इट्स रिगार्डिंग नीति आयोग के कुछ फुल टाइम मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली. सो उसके रिगार्डिंग एक MCQ है. Who among the following were appointed as the new full time members of Niti Aayog? Your options are Ashok Lahiri and Suman Bedi. Option B, Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania. Option C is T. Ravi Shankar and Rohit Jain. And option D is Abhay Karandikar and Navneet Sehgal. नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन इन द ईयर 2015. और इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं. इट बेसिकली इसका कंपोजिशन देख लेते हैं. कंपोजिशन इट इज कंपोज्ड ऑफ a chairperson, which is the prime minister of our country, then a vice chairperson appointed by PM, nominated by PM, then a CEO, chief executive officer, which is also appointed by the prime minister, nominated by the prime ministers. I'm sorry, it is vice chairman and CEO both are nominated prime minister. Then there are full-time members, part-time members, and ex officio members. Part-time members
कैन मैक्सिमम बी 2 मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, 2 ही पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम एट मैक्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। फुल टाइम मेंबर्स का कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। सो इट ऑल्सो ये ऑल्सो एक कंपोज करता है एक गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल गवर्निंग काउंसिल में सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटी है। देन एक और रीजनल काउंसिल है, ये टाइम टू टाइम इसको बनाया जाता है। एंड कुछ स्पेशल इनवाइटीज हैं। These special invitees are from various fields like एक्सपर्ट जो होते हैं अपने अपने फील्ड में, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर जिनको डोमेन नॉलेज होता है उनको यहाँ पे बुलाया जाता है। सो ये पूरा कॉम्पोजिशन हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग were appointed as a new full-time members of the NITI Aayog. The correct answer is Dr. R. Balasubramaniam and Dr. Joram Ania. नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिगार्डिंग नीति आयोग ही है। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन रिप्लेस हुए हैं। सुमन बेरी को उन्होंने रिप्लेस किया है। चलिए ऑप्शंस आपके पास हैं। अशोक लहिरी, द सेकंड ऑप्शन इज अभय करांदीकर, ऑप्शन सी इज डॉक्टर एम श्रीनिवास एंड ऑप्शन डी इज डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। सो द क्वेश्चन इज हु रिप्लेस सुमन बेरी एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नए वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर नो not a doctor. He is Ashok Lahiri. Ashok Lahiri has been appointed as the new vice chairman of the Niti Aayog. So मैंने पूरा आपको composition बता दिया। It composed of chairman, a chairperson who is the Prime Minister of India, then a vice chairperson, a CEO, then there are full-time members, there are part-time members, ex officio members. Ex officio member 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, और पार्ट टाइम मेंबर्स सिर्फ 2 हो सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल होती है इनकी। गवर्निंग काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटी। Then there are regional council which is also composed of CMs and the lieutenant governors of the UT. Then कुछ special invitees हैं who have domain knowledge, who are experts. So ये पूरा नीति आयोग का composition है, पूरा structure है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैल्कम आदिशेष अवार्ड 2026। The question is, who was selected for the Malcolm Adishes Award 2026? Malcolm Adishes Award basically मिलता है in the field of development study। तो आपके ऑप्शंस है जीन डिरीज, सेकंड ऑप्शन है राघव दास गैया, third option is Abhijit Banerjee, and the fourth option is Amartya Sen. So the correct answer is राघव दास गया। तो इन्हें इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया और इन्हें ये अवार्ड मिला। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट स्टडीज होता क्या है? डेवलपमेंट स्टडीज होता क्या है? डेवलपमेंट स्टडीज बेसिकली जो भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी चेंजेस होते हैं इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, उनको स्टडी करता है। वो स्टडी करता है रूट कॉज बिहाइंड पॉवर्टी, inequality, and it also look after environmental sustainability।
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में ये काम करता है। डेवलपमेंट स्टडी में हम ये सब चीजें स्टडी करते हैं। सो तो राघव दास गैया को ये अवार्ड मिला। ये बेसिकली हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। डेवलपमेंट स्टडीज जो ब्रांच है ऑफ सोशल साइंसेस, basically it is a interdisciplinary science, interdisciplinary social science, disciplinary social science, which studies about the root causes behind poverty and inequality. It also works in the field of environmental studies. So इसके regarding राघव दास गैया को इनके contribution के कारण इनको award दिया गया। तो चलिए, और ये मैल्कम एडिशेस थे। बेसिकली ही वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। हिज एम वाज टू सपोर्ट टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज। तो इनका सारा जीवन इन्होंने लगा दिया था अपना टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, टुवर्ड्स डेवलपमेंट स्टडीज। सब उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड मिला, और इनका ये ट्रस्ट मैल्कम एलिजाबेथ एडिसेशन अवार्ड देता है। जो इसी के रिगार्डिंग जो दूसरा अवार्ड है वो भी हम देख लेते हैं। इट इज एलिजाबेथ एडिसेशिया अवार्ड 2026। ये भी डेवलपमेंट स्टडीज के फील्ड में ही दिया जाता है। दोज हु आर बिलो द एज ऑफ 45, एज ऑफ 45 मतलब यंग स्कॉलर्स को ये बेसिकली दिया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज सिलेक्टेड फॉर एलिजाबेथ आदिशेष अवार्ड 2026? द ऑप्शंस आर कनिका महाजन, समिका रवि, गीता गोपीनाथ एंड रोहिणी पांडे। द करेक्ट आंसर इज कनिका महाजन। इनको मिला है एलिजाबेथ आदिशेष अवार्ड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। डेवलपमेंट स्टडीज मैंने आपको समझा दिया, वो इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी के क्या रीजंस हैं उनको स्टडी करने में, और पॉलिसी मेकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इनको अवार्ड दिया गया। फॉर एलिजाबेथ आदिशेष अवार्ड, एलिजाबेथ आदिशेष अवार्ड गोज टू कनिका महाजन एंड मैल्कम आदिशेष गोज टू राघव दास गैया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इट्स अबाउट एडीबी एनुअल मीटिंग। The question is, the 59th annual meeting of Asian Development Bank was held in options are Manila, option B Samarkand, option C is Jakarta, and option D is Tashkent. चलिए एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक इज बेसिकली अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, और ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो एशिया पैसिफिक में लाई करते हैं, उनके डेवलपमेंट की तरफ वर्क करता है। सो इट बेसिकली फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी एंड हेल्थ। It was basically established in the year 1966। ये 1966 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस। इसके टोटल मेंबर्स हैं 69 मेंबर्स आर देयर, एंड इंडिया इज आल्सो इट्स मेंबर, अ मेंबर कंट्री। सो एडीबी का काम है पॉवर्टी रिडक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट पे काम करता है।
रीजनल डेवलपमेंट पे ये काम करता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द 59th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक was held in, options are Manila, Samarkand, Jakarta and Tashkent. The correct answer is Samarkand. समरकंद में ये समिट हुआ, समरकंद में ये मीटिंग हुआ। तो चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग। The 59th annual meeting of the Asian Development was held in Samarkand, Uzbekistan. The Asian Development Bank is a regional development finance institution. Samarkand is an important city, historical city in Central Asia. और ADB meetings discuss issues like infrastructure, energy, climate and development finance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा और कुछ पॉइंट्स बच गए जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट इज हेडक्वार्टर इन मनीला, इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट रिसेंटली अनाउंस 70 बिलियन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बाय 2035। दिस वाज द पॉइंट जिसके जिसके कारण मैं ये डिस्कस करना चाहता था आपसे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। द पार्ट दैट वाज मिसिंग इन द प्रीवियस एमसीक्यू, ये वही पॉइंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। दैट in that particular meeting recently it was announced $70 billion in the field of energy and digital infrastructure by year 2035. So all the three statements are correct. It is indeed headquartered in Manila. It works on the development in Asia and Pacific. And the third statement is also correct. So the option D is correct. चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इट्स रिगार्डिंग उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल रिसेंटली इसलिए न्यूज में था। चलिए पहले इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको उद्गम पोर्टल क्या है उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, उद्गम पोर्टल इज एसोसिएटेड विद व्हिच इंस्टीट्यूशन? योर ऑप्शंस आर सेबी, आरबीआई, नबार्ड एंड नीति आयोग। So the correct answer is RBI. There is a news article in the Indian Express which says 30 banks are integrated to this portal of RBI. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यस आई गेस 7 मई का ये न्यूज है, आप चेक कर लीजिएगा रिगार्डिंग उद्गम पोर्टल। चलिए अब देख लेते हैं उद्गम पोर्टल है। उद्गम पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद रिजर्व, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है। ये क्या करता है ये पोर्टल? ये सिटीजन्स को हेल्प करता है टू ट्रेस देयर अनक्लेम डिपॉजिट लाइक विथ बैंक्स। मल्टीपल बैंक्स में जो अनट्रेस्ड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसको ये सिंगल प्लेटफॉर्म या कहे पोर्टल पोर्टल यहाँ पे आप अपने या सिटीजन्स अपने अनक्लेम डिपॉजिट को ट्रेस कर सकते हैं। सो ये था उद्गम पोर्टल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, who has been appointed as the deputy governor of the RBI for a 3-year term। 3 ईयर टर्म के लिए आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया? योर ऑप्शंस आर टी रविशंकर, ऑप्शन बी रोहित जैन, ऑप्शन सी इज स्वामीनाथन जे एंड ऑप्शन डी इज एससी मुर्मू।
So the correct answer is Rohit Jain, option B. Remember this name, Rohit Jain has been appointed as the Deputy Governor of RBI of India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. It's regarding semiconductor facility. रिसेंटली आपने सुना होगा कि दो सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में स्टैब्लिश किए गए. उसके रिगार्डिंग चलिए पहले ये एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा. क्वेश्चन इज क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड will set up its semiconductor facility at option A Surat, option B Dholera, option C Noida, and option D is Bengaluru. So the correct answer is Dholera. चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस सेमीकंडक्टर यूनिट. ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया है अंडर इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन. इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. इट बेसिकली फोकस, ये जो क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड का जो ढोलेरा प्लांट है, इट बेसिकली फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एंड चिप पैकेजिंग पे इनका फोकस रहेगा, जो कि इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा. मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा. इट विल बूस्ट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग. ओके, ये क्रिस्टल मैट्रिक्स जो ढोलेरा का प्रोजेक्ट है, इट इज बेसिकली ₹3068 crore project, and the second project which is also a semiconductor unit which is established in Surat is Suchi Semicon और सूची सेमिकॉन. ये सूची सेमिकॉन स्टैब्लिश किया जाएगा सूरत में, और क्रिस्टल मैट्रिक्स जो है ढोलेरा में इसका ये फैक्ट्री सेटअप होगा. और ये दोनों अपने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इन दोनों को स्टैब्लिश किया जा रहा है, दोनों यूनिट को स्टैब्लिश किया जा रहा है. इसके रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं. जैसे क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड विल बी सेटअप its semiconductor facility at Dholera, Gujarat. जैसा कि हमने देखा, the facility is linked with India semiconductor mission. The plant will manufacture mini micro LED display module. It will use GaN, gallium nitride technology. अब gallium nitride technology क्या है? Gallium nitride technology is basically compound semiconductor used in high performance electronics. ये जो है ये compound है gallium nitride. It is a compound basically used for high performance electronics. चलिए अब अगले, हाँ, ये दोनों यूनिट का नाम आप जरूर रिमेम्बर कीजिएगा. The first one is Crystal Matrix Limited. It will be established in Dholera, and the second one is Suchi Semicon, which will be established in Surat, Gujarat. Both will be established in Gujarat under India's semiconductor mission. चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इट्स रिगार्डिंग मिशन दृष्टि ऑप्टोसार सैटेलाइट. क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन दृष्टि. ऑप्शंस आर, इट वाज डेवलप्ड बाय गैलेक्साई, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप. ऑप्शन बी इज इट कंबाइंस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग एंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार. और इसका तीसरा ऑप्शन है, इट वाज लॉन्च्ड अब्रॉड अबोर्ड ISRO PSLV rocket. So which of the following statements are correct? Option A 1 and 2 only, option B is 2 and 3 only, 1 and 3 only, C and D is 1, 2 and 3. तो चलिए मिशन दृष्टि ऑप्टोस्टार के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे.
तो मिशन दृष्टि इज बेसिकली लिंक्ड विथ इंडियाज प्राइवेट स्पेस टेक इकोसिस्टम। प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेस टेक इकोसिस्टम है उसके रिगार्डिंग उससे ये रिलेटेड है, उससे लिंक्ड है। इट इज डेवलप्ड बाय गैलेक्स आई, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप। ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने इसे बनाया है। द सैटेलाइट कंबाइंस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग एंड synthetic aperture radar SAR टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग। ये बेसिकली एक ऑल वेदर ऑल वेदर ऑल वेदर ऑल वेदर सैटेलाइट है, ऑल वेदर सैटेलाइट है। इवन इफ इट्स क्लाउडी और एट नाइट, ये हाई क्वालिटी इमेज आपको देगा। हाई क्वालिटी image it will provide with the use of this synthetic aperture radar and electro optical imaging. It is a all weather satellite. So इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। Question was, consider the following statement regarding mission Drishti. It was developed by Galaxy, a Bangalore-based startup. It combines electro-optical imaging and synthetic aperture radar. And the third option is, it was launched aboard ISRO PSLV rocket. The first statement is correct. It is developed by Galaxy, Bangalore-based startup. Bangalore-based startup Galaxy ने इसे develop किया। Second option भी correct है. It combines electro-optical imaging and synthetic aperture radar which makes it all weather satellite। ये सारे वेदर में इमेज कलेक्ट कर सकता है सैटेलाइट। सारे वेदर्स में ये इमेज हाई क्वालिटी इमेज आपको देगा। और द थर्ड ऑप्शन इट वाज लॉन्च अबॉर्ड इसरो PSLV रॉकेट। इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च बाय फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट वाज लॉन्च बाय स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट एंड नॉट इसरो PSLV। सो ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। द मेन फैक्ट्स आर, it is an all-weather satellite because it uses synthetic aperture radar and electro-optical imaging. The second thing is was launched by Falcon 9 rocket of SpaceX. And the third fact is it is developed by Galaxy, that is जो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है Galaxy. Remember this name, Galaxy. Galaxy Falcon 9 rocket and all-weather satellite because it uses synthetic SAR technology plus electro-optical imaging. That's why it is named Christie. ये सब कुछ देख सकता है। अब जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लगभग 11:20 पे पैन इंडिया एक अलर्ट मैसेज आया था। ऑन योर फोन स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। सबके फोन स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। इट वाज सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सबके मैसेज पे भेजा था। तो इट वाज जस्ट एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट था कि सबको एक साथ डिजास्टर के वक्त मैसेज भेजा जा सकता है। उसको ट्राई करने के लिए एक ट्रायल था वो बेसिकली। सो उसके रिगार्डिंग चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया द सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय, योर ऑप्शंस आर ए इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, option B Center for Development of Telematics, option C is National Disaster Response Force, and option D is National Informatics Center. The correct answer is Center for Development of Telematics. चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सेल्फ ब्रॉडकास्ट हुआ, सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट जो आपके फोन पे आया था is used for sending, basically it is used for sending emergency alert। जैसे कि आप अभी ग्लोबल सिनारियो देख रहे हैं
many parts of the world are is war stricken, war से जूझ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ अपने तरीके तरफ से कुछ स्टेप्स ले रही हैं टू अलर्ट देयर सिटीजन्स। तो उसके लिए ये ट्रायल था। तो सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इज बेसिक यूज टू send emergency alert for mobile users, alerts to mobile users. In India, it has been developed by CDOT. CDOT stands for Center for Development of Telematics. It functions under the Department of Telecommunication, and the technology is useful during floods, cyclones. ये यूज होगा जब डिजास्टर स्ट्रक होगा, लाइक फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड पब्लिक इमरजेंसीज। सो याद रखिएगा, सी डॉट इसको मैनेज करता है। सी डॉट क्या है? सी डॉट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और ये डिजास्टर अलर्ट की तरह है। डिजास्टर के दौरान यूजफुल जो टेक्नोलॉजी है, ये डिजास्टर के दौरान बहुत यूजफुल होगी ड्यूरिंग फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड पब्लिक इमरजेंसीज। The question was, in India, the cell broadcast emergency alert technology was developed by, the answer is Center for Development of Telematics. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग हंता वायरस ट्रांसमिशन। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा अबाउट अ शिप which in which passenger कुछ पैसेंजर इन्फेक्ट हो गए हैं बाय दिस हंता वायरस। चलिए उसके रिगार्डिंग पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। तो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू हंता वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद rodents. It may spread through inhalation of particles from rodent urine droppings or saliva. The third option is human to human transmission is usual and dominant mode of spread, and it can cause pulmonary as well as renal syndrome. Which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 4. Option B is 1 and 3 only. Option C is 2, 3 and 4 only. And option D is 1, 2, 3 and 4. तो करेक्ट आंसर इज आंसर 1, 2 एंड 4। तो चलिए पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सो हंता वायरस क्या है? हंता वायरस इज बेसिकली अ जूनोटिक वायरस। ये एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। देन हंता वायरस इज मेनली एसोसिएटेड विथ rodents, लाइक चूहे वगैरह, चूहे के मल मूत्र और उनके यूरिन ड्रॉपिंग और सलाइवा से ये ह्यूमंस में फैलता है। इन्फेक्शन ऑफन स्प्रेड्स व्हेन कंटामिनेटेड पार्टिकल्स आर इनहेल्ड। या तो उससे सूंघते हैं या गलती से आपके मुंह में चला गया, तो देन यू गेट इन्फेक्टेड। देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट दैट यूजुअल। अभी एक एंडीज स्ट्रेन है, स्ट्रेन of this virus, hanta virus is responsible for this human to human transmission. Okay, andy strain usually ये human to human transmission में dominate नहीं करता है। जैसे मैंने बताया, Andes virus is an important exception where limited person to person transmission has been documented. और हाँ, ये it will cause pulmonary syndrome and renal related, kidney related disease form, and it is zoonotic disease and supportive care is generally important. तो क्वेश्चन जैसे हमने देखा था, with reference to hanta virus consider the following statement. It is primarily associated with rodents, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। It may spread through inhalation of particles from rodent urine droppings or saliva, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन 3 human to human transmission is usual, it is not usual, only एक स्ट्रेन है which is of Andes स्ट्रेन है जो पाया जाता है इन साउथ अमेरिका, जिसके कारण ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ये पॉसिबल हुआ है। एंड ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 4, इट कैन कॉज पल्मोनरी एज वेल एज रीनल सिंड्रोम, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, तो हंता वायरस के रिगार्डिंग फैक्ट्स आप हमेशा याद रखिएगा। ये रोडेंट से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑब्वियस नहीं है, ओनली अ पर्टिकुलर
strain, which is Andes strain, is solely responsible for this human to human transmission. इसमें pulmonary disease जैसे कोरोना में हुआ था related to lungs, then it also leads to in some cases also lead to renal failures. It is basically zoonotic disease. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. It's regarding South Coast Railway Zone. It is the newest railway zone. It is the 18th railway zone. It will come into effect by 1st of June 2026. तो इसके रिगार्डिंग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Which of the following divisions are part of South Coastal Railway Zone? साउथ कोस्ट रेलवे जोन में कौन कौन से डिवीजन है? योर ऑप्शंस आर गुंटाकल, गुंटूर, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम. Select the correct answers. Your options are A 1 and 2 only, option B 2, 3 and 4 only, option C 1, 2, 3 and 4 only, and option D 1 and 4 only. चलिए इसके रिगार्डिंग पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो साउथ कोस्ट रेलवे जोन हैज बीन नोटिफाइड एट इंडियाज 18th रेलवे जोन. इससे पहले 17 रेलवे जोन हुआ करते थे. अब दिस साउथ कोस्ट रेलवे जोन 18th हो गया है. इसका हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में. ये 1 जून 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा. ये बेसिकली कार्व आउट किया गया है. ये ऐसे कोई नया कोई जोन नहीं है. इसको बेसिकली पहले जो प्री एग्जिस्टिंग जो कुछ रेलवे जोन है उनके कुछ डिविजन्स को जोड़ के इसे बनाया गया है. जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे से के कुछ एरिया से इनको कार्व आउट किया गया है. जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे से विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल को लिया गया, और ईस्ट कोस्ट रेलवे से वॉल्टेयर डिवीजन को लिया गया. और इन चारों को मिला के वॉल्टेयर डिवीजन को रीनेम करके विशाखापट्टनम डिवीजन बनाया गया. और इन चारों को मिला के गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम को मिला के ये साउथ कोस्ट रेलवे जोन को क्रिएट किया गया है, विच विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1st जून 2026. हेडक्वार्टर्स कहाँ है इनका? विशाखापट्टनम में है. और ये नोटिफाई है एज 18th रेलवे जोन. ये 18वां रेलवे जोन है. इससे पहले 17 रेलवे जोन हुआ करते थे. अभी भी 17 है, 1st जून से 18 हो जाएंगे. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स आर पार्ट ऑफ द साउथ कोस्ट रेलवे जोन? ऑप्शंस आर गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम. ए 1 and 2, B 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 और 1 and 4 ओनली. तो जैसे मैंने बताया ये चारों हैं. वॉल्टेयर डिवीजन को रीनेम करके विशाखापट्टनम, वॉल्टेयर का नाम करके चेंज करके विशाखापट्टनम कर दिया गया. और बाकी 3 साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के थे. गुंटूर, गुंतकल एंड विजयवाड़ा आर द पार्ट ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, एंड Voltaire division, which is renamed as Visakhapatnam division, is part of East Coast Railway. इन सब को कार्व आउट करके एक नया रेलवे जोन क्रिएट किया गया है, विच इज साउथ कोस्ट रेलवे जोन, विच इज द 18th रेलवे जोन ऑफ इंडिया. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इट इज रिगार्डिंग ग्रेट निकोबार आइलैंड. देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. उसके रिगार्डिंग चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. With reference to Great Nicobar Island, consider the following statement. It is part of Andaman Group of Islands. Second option is Indira Point, India's southernmost point, is located in Great Nicobar. And the third option is the Shompen tribe is associated with Nicobar. Which of the following statement given above is are correct? Option A आपका है 1 only, option B है 2 and 3 only, option C है 1 and 3 only, and option D है 1, 2 and 3. चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वो बिलोंग करता है निकोबार ग्रुप, नॉट द अंडमान ग्रुप. और इंदिरा पॉइंट, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट, इज लोकेटेड ऑन दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड. शॉम्पेन ट्राइब, विच इज
particularly vulnerable tribal group is also associated with this island. The island is strategically located near important sea lanes like Malacca Strait, Strait of Malacca. That's why it becomes very crucial for India. Malacca Strait के बगल में है, ये belong करता है. Development projects in here is debated due to ecology, tribal rights and strategic concern के कारण यहाँ पे ये सब discussion चल रही है. Development over the tribal rights. तो ऑप्शन देख लेते हैं. इट इज पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप, ये गलत स्टेटमेंट. इट इज पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ southern most point of India, इंदिरा पॉइंट यहीं लोकेटेड है. Then Indira Point, India's southernmost point, is located on Great Nicobar Islands. The correct statement है. Or the Sompen tribe is associated with uh, Great Nicobar Island. It is also correct. So option B 2 and 3 correct होगी. तो points याद रखिएगा. Sompen tribe, Indira Point, and it belongs to Nicobar, not Andaman group of islands. This is also regarding this news is also regarding Guinness World Record of unfurling of Indian flag underwater. ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड ये न्यूज है. चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड एट ऑप्शन ए मरियाना बीच, ऑप्शन बी राधानगर बीच, ऑप्शन सी कोवलम बीच एंड ऑप्शन डी दीघा बीच. इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. Underwater tricolor flag was unfurled at Radhanagar beach. Radhanagar beach is basically located on स्वराज द्वीप. स्वराज द्वीप को हम पहले हैवलॉक आइलैंड कहा करते थे. इसे चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वराज द्वीप बना दिया. इट इज पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और ये आइलैंड फेमस फॉर अपने बीचेस के कारण ये फेमस है एंड मरीन टूरिज्म के कारण ये फेमस है. चलिए क्वेश्चन क्या था. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग वाज अनफर्ल्ड एट राधानगर बीच, which was earlier known as Havelock Island. ये रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक जो एक सी लेन है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड are strategically important mainly because they are located close to. Options are Strait of Hormuz, option B Malacca Strait, option C Bosphorus Strait, and option D is Malacca. Option D is Bering Strait. So the correct answer is option B Malacca Strait. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इस पे डिबेट चल रहा है बिकॉज ये मलाका स्ट्रेट के बहुत ही करीब है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो जोड़ता है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से. इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से ये जोड़ता है, जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इट्स रिगार्डिंग सिनबैक्स 2 2026. क्वेश्चन है सिनबैक्स 2 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. ऑप्शंस आर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एंड थाईलैंड. चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. Sinbax 2 basically is a bilateral military exercise between India and Cambodia. It was scheduled from May 4 to May 17, 2026. तो ये इंडिया एंड कंबोडिया के बीच का bilateral military exercise है. Focuses on sub-conventional operation. It also includes scenario similar to UN peacekeeping operation की तरह. ये अपने जो भी
एक्सरसाइज है वो करता है। तो कंबोडिया इज पार्ट ऑफ आसियान, मेकिंग दिस इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज है। The question was Sinmax 2 2026 is a joint military exercise between India and the correct answer is Cambodia. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। It's regarding Majgaon Dock and Colombo Dockyard. So the question is Majgaon Dock Shipbuilders Limited recently acquired which foreign shipyard? Your options are Hambantota Dockyard, option B Colombo Dockyard, option C Trincomalee Mali Naval Yard, and option D is Chittagong Dockyard. इसके रिगार्डिंग पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। लाइक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक्वायर्ड स्टेक इन कोलंबो डॉकयार्ड। कोलंबो डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड को इसने एक्वायर किया है। 51% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होल्ड करती है, बिकॉज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स आर वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स वर्क करते हैं। Colombo Dockyards PLC is located in Sri Lanka. Mazgaon Dock Limited acquired 51% stake in Colombo Dockyard PLC. Mazgaon Dock Shipbuilders Limited operates under Ministry of Defence, Government of India. ये Government of India के अंदर काम करती है। It functions as a defense public sector undertaking. So ये बहुत बड़ा पोजीशन है, because it is also important because ये उस सी लेन को केटर करता है जहां से मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स ट्रेड रूट पास करती है। श्रीलंका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेवल बेस। यू हैव रिसेंटली सुना होगा हम्बन टोटा। हम्बन टोटा से आप वाकिफ होंगे ही। सो मजगांव डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने कोलंबो 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 डॉकयार्ड पीएलसी को एक्वायर किया। 51% स्टेक। मजगांव डॉकयार्ड वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग नॉर्डिक इंडिया समिट। और क्वेश्चन है द नॉर्डिक इंडिया समिट इन्वॉल्व इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक्चुअली आपसे पूछ रहा है नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आर डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। A 1, 2 and 4, B 2, 3 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, and 1, 2, 1, 3 and 5 only. So the correct answer is 1, 2, 3, 4, 5. Nordic countries basically composed of Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, all five. All five. So Nordic countries include Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.